हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आप बिहार में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। पिछला वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार में करीब 4200 से ज्यादा पद आने वाले हैं विभिन्न सब्जेक्ट में। पूरा हमने विस्तार से उसमें चर्चा किया था। उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया था, किस तरह से एग्जाम लिया जा सकता है। आज हम लोग कुछ खास कर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्रों का पूछना था कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, क्या उस एग्जाम होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या अलग से कोई और एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो एज लिमिट होता है वो कितना होता है। खासकर मैक्सिमम के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कमेंट बॉक्स में, हमने उन चीजों को देखा था। इसके अलावा इसका सिलेबस और पैटर्न थोड़ा विस्तार से बताइए कि या इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, उन सभी पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही चूंकि इसमें अगर नेट और पीएचडी की जरूरत नहीं होती है तो आखिर किस आधार पर हमारा जो चयन होगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है पीजी की अनिवार्यता है। मतलब पीजी अगर जो छात्र किया है वो फॉर्म भर सकता है। जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं। तो यहां पर ये भी प्रश्न उठता है, क्या सर कि कितने सब्जेक्ट का इसमें वैकेंसी आती है। मेरा सब्जेक्ट है, हमने बीटेक से ही किया है, एग्रीकल्चर है, मेरा उर्दू है, अरबी है, या फिर कोई भी संथाली है, या फिर हमारा बांग्ला भाषा है, या फिर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेरा कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, तो क्या हम इसमें फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू वीडियोस को पाने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको उपलब्ध कराए। इसके अलावा और भी हमने आपसे जुड़ने के लिए हमने एक अलग से जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। पहले से ही हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है जिसमें कि बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग सब भी व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सीधे पीडीएफ और जो अन्य अपडेट हैं सिलेबस का या जो डिटेल में जो सारी चीजें होती है आपको वहां पर सीधे उपलब्ध करा सकें। आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है इस बार जो है करीब जो 4261 जो है पद आने वाले हैं। इसमें बहुत सारे छात्र वही पूछ रहे हैं कि सर कि क्या मेरा सब्जेक्ट ये होगा या नहीं होगा। देखिए, जो सब्जेक्ट का मामला है वो जब तक कि एडवर्टाइजमेंट नहीं आ जाता है या फिर वास्तव में क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक वो क्लियर नहीं हो पाती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे कि नेट जीआरएफ, जैसे कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये नेट जीआरएफ के तर्ज पर होता है। नेट जीआरएफ के तर्ज पर होता है तो इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं, जैसे कि नेट जीआरएफ जो होता है वो 90 से ज्यादा सब्जेक्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया से छात्रों के लिए फॉर्म भराए जाते हैं। नेट जीआरएफ के लिए जो एनडीए के द्वारा लिया जाता है। झारखंड में जो जेट होता है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए जो है 43 विषयों में 43 सब्जेक्ट में जो है फॉर्म भरवाए जाते हैं कि इन सब्जेक्ट के आप जेट दे सकते हैं। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने सब्जेक्ट का लिया जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 40 से 50 सब्जेक्ट से ज्यादा ही रहेगा। देखिए, नेशनल लेवल पर इतने सारे सब्जेक्ट इसलिए हो जाते हैं कि हर राज्य का बहुत सारे लोकल लैंग्वेज होता है, उसको भी लेना पड़ता है। कुछ इंटरनेशनल भाषाएं को पढ़ाया जाता है विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए भी उनका सिलेक्शन करना पड़ता है कि इस सब्जेक्ट का भी हम नेट जीआरएफ आयोजित करवाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बहुत सारे पढ़ाई होते हैं अलग अलग भाषाओं के, तो उनका भी कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं जो किसी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, इसीलिए उनका एग्जाम होता है। इसीलिए 90 से ज्यादा सब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन स्टेट तो एक लिमिट हो गया कि अपने एरिया तक। अब बिहार का जो बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार के लिए ही एलिजिबल होंगे, दूसरे राज्य के लिए नहीं। झारखंड का जेट होगा या यूपी का होगा तो अपने राज्य तक ही सीमित रहेंगे। अपने राज्य के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है उसी के पढ़ाने के लिए हम टीचर का या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर को हम नियुक्ति करेंगे, उससे ज्यादा का तो नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ पर जो है क्लियरेंस पहले मिल जाता है। जैसे कि अभी झारखंड में 43 सब्जेक्ट को मिला हुआ है, उसी तरह बिहार में भी मान के चलिए कि आपका
45 से 50 होगा। अब सवाल उठता है कि किस सब्जेक्ट का इसमें है, क्या मेरा सब्जेक्ट है, बहुत सारे कंफ्यूजन उठेंगे। तो जनरली जो कॉमन सब्जेक्ट है बिल्कुल रहेगा, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हो गया, प्रमुख जो भाषाएं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह हो गया आपका, जो बिहार में स्पेसिफिक बोली जाती है, और भी बहुत सारे बांग्ला वगैरह हो गया, उर्दू, अरबी वगैरह हो गया, ये सब को मान्यता मिल चुकी है। वहां पर ये सब जनरल सब्जेक्ट होते हैं। हो सकता है बहुत सारे छात्र इसमें बोलते हैं सर मेरा बीटेक है। बीटेक जो होता है आपका ये अंडर ग्रेजुएट जो है पोस्ट है। बीटेक के बाद आपको पता होगा कि एमटेक भी होता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। बीटेक के आधार पर आप कैसे भर सकते हैं, जैसे कि अंडर आप ग्रेजुएट हैं, बीटेक एक बैचलर डिग्री है, ध्यान रखिएगा। आप फिर मास्टर्स डिग्री आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए पीजी चाहिए आपको, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भर सकते हैं। तो बीटेक के आधार पर फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के आधार पर कोई भी आपका सब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है, आप अंडर ग्रेजुएट के आधार पर भी आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीजी चाहिए, और अगर उस सब्जेक्ट में अगर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उस लिस्ट आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तभी पता चल पाएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट उसमें शामिल है। ऐसे जनरल जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर वगैरह, जूलॉजी वगैरह, ये सब जो है कॉमर्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब होता है, मैनेजमेंट वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड फिजिक्स वगैरह हो गया, ये सब जनरल सब्जेक्ट है, ये सब बिल्कुल होता है। आप कुछ स्पेसिफिक जो बहुत ही मतलब कि रेयर केस वाले जो है सब्जेक्ट से अपना पीजी करते हैं, तो उसका जब तक लिस्ट नहीं आएगा तो कहना मुश्किल है। क्लियर है? लेकिन उसका जैसे लिस्ट आएगा हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे, भर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए बीटेक अंडर ग्रेजुएट है, और जितना भी अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्स है वो एलिजिबल नहीं है। जब तक आप पीजी नहीं करते हैं आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर? अब बोलिए सर एमटेक हम किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी वाले की बात करें तो उस सब्जेक्ट में अगर रहेगा तब एलिजिबल है। और बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं सर कि 50 जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने बता दिया आपको कि पीजी कम से कम चाहिए, वो भी 55% चाहिए। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिए बिहार के अगर हैं तो आपको इसमें 5% का छूट मिलेगा। अगर रिजर्व कैटेगरी में, उसमें भी आपका ST SC होने चाहिए, दिव्यांग अभ्यर्थी होने चाहिए, उनको 5%। या फिर जो छात्र 1991 से पहले अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं उनको भी 5% छूट इसमें मिलता है। 1991 से पहले, 1991 या उससे पहले अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आपको 5% छूट मिलता है। अब इसके एज लिमिट की बात करें तो 21 के लगभग जो होता है मिनिमम में होता है। मैक्सिमम के लिए बात करें तो बेट एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, बेट एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। जैसे कि नेट जीआरएफ होता है, नेट जीआरएफ में अगर सिर्फ जीआरएफ के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें 31 ईयर्स का जो है क्लाउजेस है। मैक्सिमम एज का प्रावधान है कि अगर 31 साल से आपका ज्यादा हो रहा है तो आप जीआरएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए अभी वर्तमान के अनुसार आप एलिजिबल हैं। तो उसी तरह बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उसमें तो जीआरएफ जैसा चीज नहीं होता है। तो इसमें जो आप एलिजिबल की कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अगर आपका 50 साल है, 60 साल है तो यही प्रावधान होता है। क्लियर है? अब जो चीजें कट ऑफ डेट जो आएगी हो सकता है कि उसमें कुछ शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसा कि आप नेट जीआरएफ में देख सकते हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट का प्रावधान नहीं होता है। क्लियर है? तो ये चीज, जो चीजें कंफ्यूजन था हम वो सारा चीज यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके कमेंट बॉक्स में हमने देखा था और आपके लिए जरूरी भी ये था जानना। अब आते हैं सिलेबस और इसके पैटर्न को इसका समझिए, ध्यान रखिएगा। अभी जो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिए बेट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। सिलेबस और पैटर्न को बेट में समझने से पहले एक चीज यहां समझिए कि बेट एग्जाम होगा, आप पीजी के आधार पर आप जिस सब्जेक्ट में पीजी किए हुए हैं उस आधार पर आप बेट एग्जाम में बैठिएगा उस सब्जेक्ट में, और इसके लिए कोई पीजी के अलावा कोई और सर्टिफिकेट या कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। बेट एग्जाम में बैठिएगा। अब मान लीजिए हम बेट एग्जाम जो है पास कर जाते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो क्या अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति निकलेगा 4261, क्या उसके लिए कोई एग्जाम अलग से होगा या फिर डायरेक्ट हमें इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा? तो बिहार में जो अभी नियम है उसके अनुसार, बिहार में जो अभी नियम है उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरव्यू होगा और आपका चयन होना तय किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू होता है
एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह देखा जाता है और इंटरव्यू उसके आधार पर। पिछला बार जो 2020 में एग्जाम हुआ था, इसमें जो इंटरव्यू और एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो टोटल ग्रेड था, मतलब टोटल जो अंक था निर्धारित था 115 अंक था। 115 अंक में जो अंक जिसका जिस छात्र का ज्यादा रहता है उसी का चयन होता है, उस सब्जेक्ट में जितना सीट है वो भी निर्भर करता है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर हमने सारा चीज बता दिया। तो मेन अब मुद्दा रह गया है हमारा कि बेट कैसे निकालें। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तो उसके बाद का चीज है। तो जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाल लेगा तो इंटरव्यू अगर उनका अच्छा जाता और अच्छा जाएगा ही, आप इतना अगर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा पीजी लेवल तक, आप समझिए अपने सब्जेक्ट के आप मास्टर्स हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मायने भी रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट अब इसमें कंफ्यूजन होंगे सर की, और जो ज्यादा थोड़ा बहुत जान रहे हैं कि सर मेरा पीएचडी नहीं है, नेट जेआरएफ नहीं है, तो उसका नंबर मिलता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो आखिर कैसे ऐड होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसका एग्जाम जब तक नहीं निकालेंगे तो हम उसके बाद की इस चीजों को कैसे सोच सकते हैं। अगर मेरा अच्छा इसमें रहेगा, परसेंटेज रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसका भी उसमें महत्व होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस और पैटर्न को समझते हैं। बेट एग्जाम जो होगा, ध्यान रखिएगा अभी तक इसका ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन हाँ जो भी सेट एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे बिहार का है, जैसे झारखंड का है, वो नेट जेआरएफ के तर्ज पर ही होता है। तो उसी आधार पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आपका टोटल जो है 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 रहेगा एक आपका और एक पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 जो रहता है आपका एक जनरल पेपर होता है कि आप किस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं उससे कोई मतलब नहीं, पेपर 1 सभी छात्रों को देना पड़ेगा। पेपर 1 जो होगा सभी छात्रों को देना पड़ेगा, जितने भी आप कोई भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए उससे कोई मतलब नहीं, पेपर 1। तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन हो जाता है, तो पेपर 1 का एग्जाम होगा सभी के लिए लिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन टॉपिक होते हैं, ज्यादातर इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, डाटा इंटरप्रिटेशन से, आपका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हो गया, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से हो गया आपका। फिर इसके अलावा हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न जो हैं ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। इसके 10 टॉपिक है जो आगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। पेपर 2 अब इसमें आ गया। ध्यान रखिएगा पेपर 1 में जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर 1 में टोटल जो है 50 प्रश्न होते हैं, जो कि हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो 100 प्रश्न रहता है। अब यहां पर पेपर 2 में आ जाते हैं। तो पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, उस सब्जेक्ट से पेपर 2 में प्रश्न सारे के सारे रहेंगे और कोई प्रश्न इसमें नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किए, जैसे कि आपने कॉमर्स में अप्लाई किया है तो कॉमर्स से पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 100 प्रश्न रहता है और हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो ये 200 अंकों की परीक्षा होती है। इन दोनों पेपर के लिए आपको जो समय मिलता है, जैसे कि इसमें 1 आवर का दिया जाता है पेपर 1 में और 2 आवर का समय दिया जाता है आपका पेपर 2 में। तो टोटल आपको 3 घंटे, मतलब कि 3 आवर्स का आपको टोटल समय मिलता है 150 प्रश्न के लिए आपका। पहले इसमें जैसे नेट जेआरएफ में पहले एग्जाम होता था ना, तो बीच में डिफरेंसेस होता था। जैसे एग्जाम हो गया एक पेपर 1 का सुबह में हो गया 10 बजे से, और पेपर 2 का 11 या 12 बजे से होता था पेपर 1 खत्म होने के बाद। अब चूंकि ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, तो ऑनलाइन एग्जाम के बीच में भी आपका जब प्रारंभ हुआ था, पहली बार एनटीए ने लेना प्रारंभ किया था, तो बीच में फिर भी गैप देता था कि एक 2 घंटे के बाद पेपर 2 स्टार्ट होता था, पेपर 1 बीच में छुट्टी मिल जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखिएगा तो अब ये कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेकिंग नहीं मिलता है। मतलब पेपर 1 का एग्जाम और पेपर 2 का एग्जाम लगातार होगा, बीच में 3 घंटे का जो एग्जाम होगा, मतलब कि 1 घंटा इसका 1-2 घंटा इसका, तो लगातार एग्जाम हो जाता है। तो बीच में यहाँ पर ब्रेकिंग नहीं दिया जाता है। तो हो सकता है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर ऑफलाइन मोड में होगा, जैसे कि अभी जो ये हो रहा है एग्जाम आपका नेट जेआरएफ का, वो ऑनलाइन मोड में होता है, तो उसमें ब्रेक नहीं दिया जाता है। कंप्यूटर पर आप बैठे हैं, लगातार एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, 1 और 2 3 घंटे का। अब इसमें बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या करता है, अगर ये ऑनलाइन एग्जाम में मोड में होता है तो क्या होगा कि ब्रेकिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो तुम कोई मुद्दा नहीं बनता है। वो आपको एग्जाम में बैठ के एग्जाम साथ में दीजिए या फिर अलग अलग करके दीजिए, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, वो बात का चीज है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा वो क्लियर हो जाएगा क्या होगा, क्लियर है। लेकिन हाँ ये चीजें हो सकती है, अगर ऑफलाइन मोड में होगा तो हो सकता है कि बीच में ब्रेकिंग दिया जाए, क्लियर है। अब इसमें हर एक प्रश्न जैसा कि हमने बताया कि 2-2 अंक का होता है। ध्यान रखिएगा नेट जेआरएफ में जो होता है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा
अब इसमें नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। जैसे कि अधिकतर इंडिया के अधिकतर एग्जाम में देखिएगा तो निगेटिव मार्क, टीचर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जैसे बिहार में पीजीटी होता है, टीजीटी होता है, तो उसमें बीपीएससी एग्जाम लेता है और बीपीएससी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा है। झारखंड में आप दीजिएगा तो कोई भी टीचर का एग्जाम दीजिए, टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम दीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेट जीआरएफ में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो सेंट्रल लेवल का एनटीए जो लेता है। जैसा कि हमने बताया भी बीएससी एग्जाम लेता है वो निगेटिव मार्किंग है, उसमें 1/3 उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। पीजीटी हो मतलब कि अभी जैसे कि टीआरएफ 4 आएगा, 3 था, 2 था, 1 था, बीपीएससी लिया, उसमें देखिएगा सब में निगेटिव मार्किंग था। जबकि दूसरे स्टेट में एग्जाम में निगेटिव मार्किंग या सेंट्रल लेवल के टीचर एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जो यूजीसी का गाइडलाइंस है वही है। तो यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेट भी होता है, तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 का जो सिलेबस है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो इसका सिलेबस तो अलग अलग सब वीडियो बनाकर डिस्कस करना होगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो कॉमन पेपर है, जो पेपर 1 रहेगा कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या टॉपिक उसमें है। पेपर 2 का हम क्या करेंगे कि आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग जो है पीडीएफ मिल जाए। हम वो जो अभी बताए थे कि टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारे हम भेज देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर 2। और बाकी का भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, वो स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो बनाकर बताएंगे। आज हम लोग यहाँ पर पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आपसे पूछेंगे, मतलब कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, पेपर 1 में जो है 10 टॉपिक है, 10 यूनिट बनाए गए हैं, 10 यूनिट बनाए गए हैं। और इसमें नियम है कि हर एक यूनिट से 5 प्रश्न रहे, 50 प्रश्न है ना, तो हर एक यूनिट से 5 प्रश्न कंपलसरी आता है, तो टोटल 50 हो गया। मतलब एक यूनिट पढ़िएगा तो 5 प्रश्न, दूसरा यूनिट पढ़िएगा तो 5 प्रश्न। जैसे पहला यूनिट है यहाँ पर शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न आएंगे शिक्षण के बारे में। इसका आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको सभी चीज को समझने में हेल्प करेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से ये प्रश्न रहेगा आपका, टीचिंग के बारे में, लर्नर्स के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर सपोर्ट, फिर मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन इन ऑफ हायर लर्निंग, मतलब टीचिंग का वे जो है, कॉन्सेप्ट जो है, जो आप तरीके हैं, वे है, लर्नर्स और जो टीचर्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उन सब के बारे में सब बेसिक चीजें यहाँ पर पढ़ना होता है। इसके अलावा जितना भी फैसिलिटी मोड है, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, टीचर्स से संबंधित वो सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आज के डेट में जो आईसीटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है टीचिंग में, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड है, जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो जो मुहिम चलाई जा रही है, योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि स्वयं प्रभा, मूक, ये सब जो है ऑनलाइन मेथड के जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम वगैरह सारे पढ़ने हैं। दूसरा यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, मेथड ऑफ रिसर्च हो गया, थेसिस क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, ये सब पढ़ना है। आप वहीं से हिंदी में भी इसका सिलेबस देख सकते हैं। शोध अभिवृत्ति, शोध के बारे में, शोध पद्धति, शोध के चरण, शोध प्रबंध लेखन, शोध में आईसीटी का उपयोग और शोध नैतिकता। रिसर्च के बारे में जो चीज, जैसे कि पीएचडी हम लोग करते हैं तो पीएचडी में रिसर्च वगैरह इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक के बारे में, तो वो सब के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। फिर उसके बाद तीसरा हो गया यहाँ पर पैसेज होता है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पैसेज रहेगा, इंग्लिश में अगर रहते हैं तो इंग्लिश में पैसेज रहता है। क्लियर है? 2 ही लैंग्वेज में आपका रहेगा। यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी से 5 प्रश्न रहेगा, उसी को पढ़कर आपको उत्तर देना होता है 5 प्रश्नों का। हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। चौथा जो यूनिट रहता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन से संबंधित। कम्युनिकेशन जो जितने भी टाइप कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है, संप्रेषण का क्या अर्थ है, उसका प्रकार, अभिलक्षण वगैरह सारे मीनिंग वगैरह जितने भी है। प्रभावी संप्रेषण, जो आपका इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है उसका क्या है, आप आपस में वार्तालाप, हम आपसे किस आधार पर जुड़े, ऑनलाइन मोड से आप हमें यूट्यूब पर देख पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का एक साधन बना। क्या चीज? यूट्यूब। हम किस आधार पर आपको यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपके पास हो जाता है। इसमें इंटरनेट का क्या रोल है, उन सभी के बारे में
इसमें फिर आपका सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण वगैरह, प्रभावी वगैरह, जन मीडिया समाज, वही यहाँ पर इंग्लिश में भी इसका सिलेबस देखिएगा तो आपको यहाँ पर वो मिलेगा। कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बीच में बाधाएं क्या है, अगर इंटरनेट अभी चला जाएगा तो बैरियर है वो हमारे लिए, क्लियर है, तो बाधाएं क्या क्या हो सकती है उस सबके बारे में भी पढ़ना है। मास मीडिया एंड सोसाइटी, फिर यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मतलब इसमें मुख्य रूप से रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो जनरल मैथ्स वगैरह है पढ़ने होते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में सिर्फ जनरल मैथ्स, अप टू क्लास 10 तक हम लोग जो जनरल मैथ्स पढ़ते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टीचर्स एग्जाम के लिए 1 to 5 में जो पढ़ते हैं वो सब यहाँ पर पढ़ना। फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल प्रश्न आता है, बहुत ही सिंपल, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें भी कि आप इसको सॉल्व कर सकें। नंबर सीरीज, लेटर वगैरह, कोड वगैरह। फिर इसमें रीजनिंग से अच्छे खासे इसमें प्रश्न, मतलब टॉपिक पढ़ने 5 प्रश्न तो यहाँ से ही पूछा जाएगा। यूनिट 5 से भी 5 प्रश्न है, यूनिट 6 से भी 5 प्रश्न है, लेकिन इसमें टॉपिक जो है ज्यादा है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट इसमें आपको पूरा पढ़ना है, खासकर आपका आर्गुमेंट्स वगैरह, आर्गुमेंट के जो फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर है, मूड है, फिगर है, उन सबको आपको समझना है। फिर आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, जितने भी आपका लैंग्वेज है उन सबका जो भी इतने भी टर्म है उन सबका मीनिंग आपको समझना है। इसके अलावा आपका इवेल्युएटिंग एंड डिस्कसिंग, डिडक्शन एंड रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम वगैरह जितना भी है, इंडियन लॉजिक, ये थोड़ा अलग चीज हो जाता है। एक्चुअली इसका हम लोग तैयारी जब करेंगे, क्लासेस आप कीजिएगा तो वहां पर आपको अच्छे से इसका कराया जाता है। ये थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया हो जाता है इसमें बहुत, लेकिन इसे डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल रहता है ये टॉपिक वगैरह, एक बार पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। सिलेक्टिव टॉपिक ही है, इंडियन लॉजिक वगैरह, प्रमाणांश, प्रत्यक्ष, परसेप्शन वगैरह, अनुमान, इन्फरेंस वगैरह, ये सब टर्म्स पहले सुने हुए हैं लेकिन हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं, पढ़ेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फ्लुएंस वगैरह, व्यक्ति वगैरह, सबके मीनिंग हम लोग को समझना होता है। फिर यूनिट जो 7 होता है, जैसे कि 5 प्रश्न डाटा इन DI से, मीन, मोड, मीडियन वगैरह के बारे में, डाटा इंटरप्रेट, स्टैटिक्स के टॉपिक्स यहाँ पर, वो बेसिक्स क्लास 10 तक जो हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 10 का भी में देखिएगा तो आपका वहां पर आपको मिलेगा ये स्टैटिक्स का जनरल टॉपिक। फिर आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो डाटा वगैरह होता है उन सब के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट वगैरह, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। फिर यूनिट 6 जो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, क्या रोल है इसका एजुकेशन में, किस तरह से ये हेल्प कर रहा है, ICT टेक्नोलॉजी, उन सब के बारे में। बहुत सारे एब्रिविएशन टर्म ले जो पढ़ना चाहिए, पढ़ना इसमें इंटरनेट के बारे में, फिर इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह, डिजिटल इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन में किया गया है, ICT एंड गवर्नेंस। फिर यूनिट जो 9 हो जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसमें मुख्य रूप से इन्वायरमेंट के बारे में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो बच्चों को इससे भी अवगत कराइए कि हमारे लिए इन्वायरमेंट, हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। आज सबसे बड़ा मुद्दा या फिर विश्व का सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग मुद्दा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में दुनिया के बहुत सारे शहर जो है नक्शे से ही हट जाएंगे, तो उसके बारे में मतलब कि उन सब के कॉन्सेप्ट में रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कि कम करने के लिए क्या क्या बहुत सारे जो एक्ट वगैरह भारत में बनाए गए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे समिट वगैरह होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, बहुत विभिन्न देश मिलकर करते हैं, उन सब के बारे में। फिर इसमें आपका जैसे कि डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 हम लोग पढ़ते हैं, उन सब के बारे में। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन वगैरह, इन्वायरमेंटल इशू जैसे लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉपुलेशन, मतलब कि जो मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण वगैरह है, जल प्रदूषण वगैरह है। फिर आपका नॉइज पॉल्यूशन वगैरह है। फिर वेस्ट वगैरह जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, बायो मेडिकल वगैरह, हजार्डियस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस वगैरह के बारे में। इम्पैक्ट्स क्या है, पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज जो है आपका, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, आज पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा जिस चीज पर है टिकी हुई है वो ऊर्जा, तो ऊर्जा, एनर्जी। तो नेचुरल एनर्जी क्या होता है, उसका मतलब नेचुरल क्या होता है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, सोलर, वाइंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट वगैरह। फिर इसके बाद
नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स वगैरह के बारे में, इन्वायरमेंट, और कुछ इसमें एक्ट है जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने भी हुए हैं, एफर्ट्स वगैरह, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, फिर रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इसी तरह इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका भी सिलेबस आपको हिंदी में यहाँ पर सारा मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अभी हमने डिस्कस विकास और पर्यावरण, लोक विकास और पर्यावरण, फिर मानव और पर्यावरण, पर्यावरणिक मुद्दे जितने भी है, मानव स्वास्थ्य पर जो प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और उसी तरह जितने भी अन्य जो योजनाएं, इंटरनेशनल समिट वगैरह, प्रोटोकॉल वगैरह, रियो सम्मेलन वगैरह जितने भी है सब पढ़ने हैं हम लोग को। अब उसके बाद जो 10वां यूनिट आ जाता है इसमें आपका, वह है आपका उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में। भारत में जो हायर एजुकेशन की प्रारंभ, इसमें हम लोग 3 स्तर पढ़ते हैं, आजादी से पहले जो शिक्षा प्रणाली थी और आजादी के बाद। जब हम आपके साथ क्लास में डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पर भी हम कुछ क्लासेस आपको उपलब्ध कराएंगे, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कोशिश करेंगे उपलब्ध कराने का। तो उसमें हम लोग आजादी के बाद क्या, आजादी से पहले क्या, जो आज का वर्तमान जो एजुकेशन प्रणाली, प्रारंभ में तो हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम के बाद जो अंग्रेजों ने जिस तरह से बदलाव किए उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। जो कमीशन बना था भारत में शिक्षा पद्धति को बदलाव करने के लिए, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका प्रभाव क्या हुआ। फिर आजादी के बाद, क्योंकि भारत आजाद हुआ तो उसके बाद अपने भारत में एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रथाएं, एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है बहुत पुरानी चल रहे हैं। अभी वर्तमान जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, जो लागू हुआ 2020-21 में, उसका क्या रोल है, क्या क्या उसमें नए नए चीजें, प्रावधान, जैसे आज देखिएगा तो जो ग्रेजुएशन था वो 4 साल का कर दिया गया। अभी बीएड वगैरह करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड बीएड 4 वर्ष का हो चुका है, 2 वर्ष का भी बीएड हो रहा है, लेकिन ये सारे कोर्सेज आ चुके हैं। तो उस सब में क्या है, किस तरह से नया एजुकेशन लाया, तो उन सभी के बारे में पढ़ना है। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति वगैरह, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिकार, व्यवसायिक, तकनीक और कौशल शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। इसमें कुछ टॉपिक जो होते हैं सुशासन के बारे में, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो संविधान वगैरह की जो प्रमुख अनुच्छेद है उन सभी को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको ये 10 यूनिट हो गया। इसी का 10वां यूनिट का जो है इंग्लिश में यहाँ पर सारा सिलेबस दिया हुआ है। इसका पीडीएफ हम जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम भेज देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं पेपर 1 के रिगार्डिंग कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। अब सेल्फ स्टडी करते हैं तो सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जुटाना पड़ता है इसमें बहुत सारी चीज़ें। अगर क्लास में हमारे यहाँ क्लास में ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है वो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और भी कोई आपका डाउट है, कुछ भी प्रश्न है, जैसा कि हमने प्रारंभ से लेकर अभी तक डिस्कस किया आपके साथ, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जो इंटरव्यू होगा, जैसा कि हमने बीच में वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से उसमें 115 अंक का जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें किस तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मार्क्स जोड़ा जाता है, किस आधार पर कितना कितना अंक जोड़े जाते हैं। बेट एग्जाम होगा उसके बाद चयन के लिए, तो वो आपको हम अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जरूर उपलब्ध कराएंगे। जिनको जिनको वीडियो चाहिए इंटरव्यू का, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन कंप्लीट होने से पहले, एंड होने से पहले इंटरव्यू जो लिया जाएगा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था आपको क्लासेस के रिगार्डिंग, तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुका है। अभी दीपावली चल रही है तो बहुत सारे छात्र इसमें बिजी होंगे, लेकिन आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। अपने पर्व फेस्टिवल वगैरह सब मनाते रहेंगे। हम लोग का सबसे जो बेहतर फेस्टिवल और सबसे प्रतिष्ठित फेस्टिवल है ये दीपावली और छठ पूजा, खासकर छठ पूजा जो है हम लोग मनाते हैं। लेकिन पढ़ाई बीच में हम लोग करते रहेंगे, 1-2 घंटे आप पढ़ लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे क्लासेस चलेंगे, आपको चलता रहेगा। हाँ, जिस दिन प्रमुख चीजें होती है जैसे छठ पूजा का और दीपावली का, तो उस दिन 2-3 दिन छुट्टी रहता है बस, बाकी दिन क्लासेस चलता रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको ऑनलाइन कहीं तो आना नहीं है, हमको नहीं कहीं जाना है ना, आपको घर पर आकर ये क्लासेस अपना ले लिए, आप भी बैठे बैठे मोबाइल में क्लासेस आप देख लिए, उससे कोई मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मेन दिन जो पूजा वगैरह जिस दिन होती है, पूजा पद्धति वगैरह, तो उस दिन जो है हम लोग क्लासेस जो है ऑफ रहेगा, बाकी दिन क्लासेस आपका चलते रहेगा। तो जो एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है आपका, दोनों पेपर ले लीजिएगा तो आपका 5000। बहुत सारे छात्र जो है पेपर 1 से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 2500, और फिर पेपर 2 लेते हैं तो उसका 4000 जो फीस है। अब उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सारा चीजें आपको उपलब्ध कराएगी, तो आपको कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको नोट्स से लेकर हर चीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में 100% जो हमारा लक्ष्य रहेगा कि आप एग्जाम क्लियर करें।
ये हमारा और आपका भी यही लक्ष्य होगा। आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जहां भी डाउट होता है टीचर से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जो ऐप या फिर हमारा जो वेबसाइट है स्वरूपacademy.com, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7004579780। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पेमेंट मोड और सारा चीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इस ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।